पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज खरीदारी का नाम रहा बढ़िया। और आज जो शुरुआत गैप अप शुरुआत मार्केट्स में होते हुए दिखाई पड़ी थी वो मेंटेन भी हुई मार्केट में। थ्रू आउट द डे मार्केट ने उसी तेजी को मेंटेन रखा। थोड़ी सी फिजल आउट जरूर हुई मतलब सेकंड हाफ में, लेकिन लास्ट आवर में वो रिलायंस का सपोर्ट और हैवी वेट का सपोर्ट जिसके दम पे वापस इंडेक्स 19,800 के ऊपर जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और 3 दिन की जो लगातार गिरावट चल रही थी फ्रंट लाइन इंडेक्स में, उसके बाद वो हरे निशान मैच क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप लगातार दूसरे दिन बढ़िया तेजी के साथ आज वहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। 2100 शेयर एडवांसेस में, 700-800 शेयर जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे थे। आज खरीदारी थी बैंकिंग में, एनर्जी में, एफएमसीजी में, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। थोड़ी बहुत बाइंग थी आईटी में, करीब 1% के आसपास का उछाल वहाँ देखने को मिला। फार्मा मेटल इंडेक्स में भी करीब बढ़त के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अच्छा अप मूव था और अर्निंग सीजन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, तो उसी के दम पर अलग अलग स्टॉक्स में रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट आज रिएक्ट कर रहा था। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर आया एचडीएफसी बैंक के ऊपर रिएक्शन भी अच्छा था। सुबह 1-2% के आसपास की तेजी थी, 0.5% 1% के आसपास तक फिजल आउट हुआ, लेकिन बाद में फिर वापस 1% 1.5% की रफ्तार आई। तो एचडीएफसी बैंक इंडेक्स का टॉप कंट्रीब्यूटर के तौर पर रहा। इसके अलावा आज प्रेशर रहा ऑटो में, रियल्टी में, थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज इंडेक्स फ्रंट पे आज अच्छी खरीदारी थी और ब्रॉडर मार्केट से पार्टिसिपेट कर रहे थे न्यूज़ फ्लोज के दम पर। छोटे छोटे सेक्टर सब सेक्टर जैसे कि पीएसयूज, स्पेशली वो लो फ्लोट वाले पीएसयूज आज बढ़िया तेजी में थे। फिर से केआईओसीएल, एचएमटी, आईटीआई, एमएमटीसी, एसटीसी सब में खरीदारी थी। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे थे। आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक भी आज तेजी में आए थे। इनफैक्ट 715 रुपये तक का मूव वहाँ पर भी देखने को मिला। बाकी तमाम रेलवे कंपनियां जो हैं, छोटी मझौली, सब में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा बैकफुट पर थे। और कैश मार्केट के इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। सेलेक्टिव टायर स्टॉक्स में खरीदारी थी क्योंकि वो सीएट के बढ़िया नंबर आए, रोबस्ट नंबर थे सीएट के, तो उसका इम्पैक्ट रहा। अपोलो टायर पे, एमआरएफ पे अच्छी खरीदारी वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में यूनाइटेड स्पिरिट्स आज नए हाइस पे अपने पहुंचा, ऑल टाइम हाई पर। आईटीसी में खरीदारी थी, 454-55 तक के जोन्स वहाँ देखने को मिले। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है। सेलेक्टिव फार्मा में खरीदारी है, सेलेक्टिव एफएमसीजी में खरीदारी है, जो कि आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं मार्केट में जो दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स में आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन वो भी मिड कैप आईटी के नाम आप कह लीजिए। एलएनटी टेक के नंबर आने हैं, एलएनटी इन्फोटेक माइंड्री के नंबर कल आने हैं। कल वैसे भी अच्छा अर्निंग सीजन का डे है। इंडसइंड बैंक के नंबर हैं, बजाज ऑटो के नंबर हैं, एलएनटी इन्फोटेक माइंड्री, 3 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स हैं। प्लस एफएंडो के बहुत सारी कंपनियों के नंबर आने वाले हैं। पॉलीकैप टाइप कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे नंबर आएंगे, तो पॉलीकैप से उम्मीदें भी ज़्यादा इस बारी। नंबर से पहले चला भी था वो काफ़ी। तो इस तरह के अर्निंग सीजन को मार्केट अब धीरे धीरे भुनाना शुरू कर रहा है। आज भी सिंजीन के नंबर पेंडिंग है सो फार, जो कि आने हैं एफएंडो में। और उसके अलावा एफएंडो कई सारी और भी कंपनियां हैं जिनके 4 कंपनियों के नंबर्स और आने हैं। तो इस तरह की कंपनियों पे रिएक्शंस मार्केट देगा और कल कई सारी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, उनको भी मार्केट भुनाएगा। तो इसलिए अर्निंग सीजन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। लाइकवाइज आने वाले समय में अभी के लिए तो फेस्टिव सीजन पिकअप कर रहा है, तो वो सब कंपनियां जैसे कि ज्वेलरी, टाइटन या कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमईजी या वो मान्यवर जैसी कंपनियां, क्यूएसआर स्पेस, इन सब में फिर से पिकअप आना शुरू हुआ है। धीरे धीरे वहाँ भी खरीदारी आ रही है, तो उनको भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। उसमें भी अपमूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेशन में अदरवाइज आज का सेशन में पीएसयूज स्टार था और एनर्जी, एफएमसीजी और बैंक्स, ये 3 और ऐसे सेक्टर थे जो कि स्टार के तौर पे कामकाज है। उसमें बैंक में स्पेशली एचडीएफसी बैंक जो कि मार्केट में कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आए हैं मेरे पास। सबसे पहला सवाल कौन सी, पीवीआर आइनॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, सूरज सिंह साहब। देखो, पहली चीज़, इंडिया में मल्टीप्लेक्स सेक्टर इज़ मेजरली अनऑर्गेनाइज, सिंगल स्क्रीन पे बेसिकली काम होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं पीवीआर और आइनॉक्स, जिनकी डोमिनेंस है ऑर्गेनाइज में, और मिला के वो करीब 70-80%, 90% तक रादर कुछ एरियाज़ में कैप्चर करके रखते हैं। तो अगर कोई भी मल्टीप्लेक्स सेक्टर की ग्रोथ की आप बातचीत करोगे तो ले दे के 2 या 3 ही सेक्टर है जिनको आप प्ले कर सकते हो, 2 या 3 ही कंपनियां हैं। तो उसमें पीवीआर आइनॉक्स तो पहला नाम होता ही ऑब्वियसली। दूसरा नाम आता है सिनेलाइन जैसी कंपनियों में, छोटी कंपनियां हैं। लेकिन क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स में डोमिनेंस है 1, और 2 अभी सिनर्जीज बन रही हैं।
अभी एक्विजिशन हुआ है, मतलब मर्जर हुआ है, और मर्जर के बाद एक क्वार्टर के नंबर आए लास्ट क्वार्टर के, एक क्वार्टर के नंबर ये और आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू होगी, जबकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितना सिनर्जीज है और कैसे कैसे इनके मर्जर होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि मर्जर होता है तो सेम साइड की स्क्रीन बंद होगी, एक जगह पर कहीं के दोनों के आउटलेट होंगे तो उसको हटाया जाएगा, एम्प्लॉय जो सेम से बिजनेस प्रोफेशन में होंगे उनको हटाया जाएगा, ऐसे करके कंसोलिडेशन काइंड ऑफ चलता है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स होने के बाद कहीं एक स्टेबल सिनेरियो एनवायरनमेंट आएगा, उसमें अच्छे नंबर आएंगे। वन, ये हुआ कंपनी स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ गई हैं लास्ट क्वार्टर में, जिसमें पठान, जवान एंड वो गदर 2 एंड ऑल, तो उनके कलेक्शंस अच्छे थे, तो उन कलेक्शंस का इम्पैक्ट भी आना चाहिए। तो शायद सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये क्वार्टर के नंबर से चीज़ें बेटर होनी चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, ऊपर से टूटा है स्टॉक भले ही, लेकिन अच्छा स्टॉक है टू होल्ड। अगर आप इस सेक्टर में कोई भी ढूंढ रहे हो तो लीडर यही है, लीडर क्या मेन ही कंपनी यही है। तो जैसी इंडिगो की सिचुएशन है एविएशन में, वैसी सिचुएशन है मल्टीप्लेक्स में पीवीआर आइनॉक्स की। सो डोमिनेंट है, आप आराम से रहना चाहते हो तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। टारगेट्स अभी कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि नंबर जब तक आएगा नहीं, पहला नंबर आ जाए या दूसरे क्वार्टर का नंबर आ जाए, फिर नए टारगेट्स आएंगे रिवाइज होकर, तब देखते हैं क्या सिचुएशन बैठती है। Nestle to announce split day after tomorrow. If yes, will it more comfortable to buy and share for long run? Current face value is 10 and I have bought 2 shares today. तो सिंह साहब, नेस्ले को सिर्फ इसलिए बाय मत करो कि वो स्प्लिट हो रहा है या कॉर्पोरेट एक्शन है किसी भी तरह का। इट इज़ द क्वालिटी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। डोमिनेंट प्लेयर है फूड स्पेस में, कई कंपनी कई प्रोडक्ट पे तो बहुत ही स्ट्रांगली डोमिनेटेड है, स्पेशली मैगी या नान वन जो बेबी फूड प्रोडक्ट है, उसमें तो वैसे ही सा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता दूर दूर तक। सो मतलब कई पीयर्स आए उसमें, अमूल आ रखा है ऑलरेडी बेबी फूड में या पाउडर मिल्क में, ब्रिटानिया ने भी ट्राई किया, बट नेस्ले का हाथ सो फार तो कोई नहीं पकड़ पाया। और नूडल्स में भी इवन आईटीसी है सनफीस के थ्रू, या येपी है, मतलब बहुत सारे ऐसे नूडल्स भी हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी डोमिनेंस है मैगी का। तो केचप में, इसमें स्पाइसेस में सेलेक्टिव, तो ये अच्छा बिजनेस है, प्रोफेशन मतलब बिजनेस वाइज पुरानी हिस्ट्री भी है। सो क्वालिटी में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि ये अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, स्टॉक महंगा है, तो अगर स्प्लिट होगा तो डिविडेंड का पार्ट भी आपको उतना नहीं दिखेगा ना, जितना अभी दिखता है। 125 रुपये पर शेयर के आसपास डिविडेंड था लास्ट क्वार्टर में, तो वो भी तो नहीं आएगा उस तरह का। तो वो पार्ट भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि फेस वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी, डिविडेंड कहाँ से आएगा उतना। बट स्टिल नेस्ले इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक, बी इट स्प्लिट और नॉट, इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। तो अगर आपके पास है तो आप आराम से बने रहो, अगर आप लेना चाहते हो तो अदरवाइज भी ले सकते हो। फ्लोट छोटा है और बहुत रेयर केस में होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से स्प्लिट आए। लास्ट जो मुझे याद आ रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स ही था, जिसमें 1:5 का स्प्लिट था, उसके बाद अब ये स्प्लिट आया। सो वो भी 2016-17 में आया था। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद कोई इक्विटी एक्सपैंड हो रही है, तो आप आराम से, अगर है आपके पास तो बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी है तो भी आप होल्ड कर सकते हो। अच्छा क्वालिटी स्टॉक बाय करके आप होल्ड कर सकते हो इसमें। एम्फेसिस पे क्या किया जाए सर? नंबर्स का वेट किया जाए, नंबर्स आ जाए उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए। और टुमारो के लिए टाटा मोटर में बस कोई टारगेट नहीं सर। आई डोंट ट्रैक मार्केट्स फॉर शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक दिन 2 दिन के लिए भाव नहीं बता पाऊँगा टाटा मोटर्स में क्या करना है। ये टेक वाली ऑटोमोटिव सेक्टर पे क्या व्यू है आपका? KPIT, L&T टेक, LXC। देखिए KPIT एंड LXC तो बहुत चल चुका है। वन, L&T टेक भी चला हुआ है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन कम चला है, लेकिन वैल्यूएशन में महंगा है क्योंकि नंबर सपोर्टिव नहीं है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो एक टाटा टेक का IPO आ रहा है, वो इट्स गुड अगर वैल्यू उसमें रहती है तो, अगर क्वालिटी वैल्यू पे आता है वो IPO तो। दूसरा, आप अगर चाहो तो टाटा LXC इस क्वालिटी आपको नीचे कहीं मिल जाए, एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, आप होल्ड करना चाहो, उसमें नीचे एंटर करना चाहो, पार्टिसिपेट करना चाहो, वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट टाटा LXC चलने के बाद थोड़ा स्टेबल हो गया है। KPIT एक तरफा चला और वैल्यूएशन ही महंगा है। सो कंपेरेटिवली इन तीनों में तो टाटा LXC सूट्स वेल। बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर IT में, ऑटोमोटिव रिलेटेड IT में आना, इवन कमिंस का भी काम था जो KPIT को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, बाकी वो इंजीनियरिंग पे फोकस करने लग गए। सनसेरा इंजीनियरिंग का भी थोड़ा बहुत काम है, लेकिन टेलीकॉम में IT में डायरेक्ट नहीं है। सो ऑटो में और तो ऐसी कोई कंपनी है नहीं जिसमें, वो थोड़ा बहुत मैप का इंडिया करता है, बट वहाँ वैल्यूएशन बहुत महंगा है, बहुत भागा हुआ है। सो फार टाटा LXC ठीक लग रहा है, आप देख सकते हो उसको अदरवाइज। Sumit sir, there is confusion about Reliance demerger plan. Will Jio and Retail be demerged like JFSL?
और सेपरेटली लिस्टेड एंड रिलायंस शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनी शेयर। देखो अनिल जी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तक कंपनी ने कहीं कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है कि वो डीमर्जर करेंगे या आईपीओ लेकर आएंगे। पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे लग रहा है आईपीओ आने की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग आप ऐसे देखो, आइडिया या फेसबुक या गूगल, जिन्होंने जियो प्लेटफॉर्म पे या रिटेल में पैसा डाला हुआ है, उन्हें कभी ना कभी तो एग्ज़िट चाहिए होगा। तो एग्ज़िट देने के लिए उन्हें होता है एक ओएफएस आता हुआ दिखाई पड़े, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पैसा भी निकालें अपना, या एक तरीका है ये मे बी, या हो सकता है डीमर्ज करके उनको एग्जिट देने का मौका लें, वो भी तरीका है। लेकिन वो तरीके की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अपनी जेब से देनी हो जाए, फ्रेश इशू ले आओ तो पब्लिक उनकी इक्विटी बाय कर लेती है ओएफएस के केस में। सो पॉसिबिलिटी तो ओएफएस की ज़्यादा लग रही है मुझे, मतलब नया आईपीओ की ज़्यादा लग रही है इंस्टेड ऑफ डीमर्जर यहाँ पर आपको मिल गया जियो प्लेटफॉर्म इसमें, तो इस तरह की और छोटी एंटिटीज़ है, डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं, उनको आप एक बार को ले सकते हो। लेकिन मतलब और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और कुछ तरह के डीमर्जर हो जाए, कल कोई रिटेल एसेट को लेके या कोई और बिजनेस जो कंपनी के पास हो जो डीमर्ज करना चाह रहे हो। लेकिन आईपीओ की पॉसिबिलिटी तो इन्हीं दोनों की दिख रही है मुझे। बाकी अभी कुछ कहा नहीं गया है, तो ये सब एक पॉसिबिलिटीज़ हैं और पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से आप काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, कंपनी क्या प्लान बनाती है, क्या उन्होंने सोच रखा है, वो मैनेजमेंट जानता है सर, बेटर आइडिया उन्हीं को ही है। बट अगेन एक ही चीज़ बोलूँगा कि रिलायंस के केस में सब लोग बोलते हैं कि रिलायंस चला नहीं है एक साल में, क्या पैसा बना के दिया है। तो 2200-2300 रुपये का रिलायंस था, आज आप अगर जियो को जोड़ भी लोगे तो 2500, 2550, 2600 बैठता है। 10-12% रिटर्न तो आपको वैसे ही बना के दे दिया उसने, उस शेयर को भी जोड़ोगे और जोड़ना ही पड़ेगा, क्यों नहीं जोड़ोगे। सो बना के इन्वेस्टर्स को पैसा रिलायंस ने हमेशा दिया है, ट्रेडर्स को नहीं देता, तो वो बात अलग है। ट्रेडर्स के लिए नहीं बना है रिलायंस, लेकिन इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है, तो क्या दिक्कत है, आराम से आप होल्ड करो। अब वो डीमर्जर लाता है या नया आईपीओ लाता है, उस समय पे सिचुएशन क्लियर हो ही जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। अगर आईपीओ लेकर आता है तो होल्ड को बन जाएगी, आईपीओ नहीं लेके आता है तो डीमर्जर की एंटिटी बन जाएगी, होल्ड को तब भी बनना ही है। गुड आफ्टरनून सुमित जी सौरभ जी, टोरेंट फार्मा पर व्यू। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू। अभी तक तो सौरभ जी कोई मर्जर की खबर नहीं आई है, मतलब सिप्ला के मर्जर की खबर नहीं थी, सिप्ला का बिजनेस एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी थी। तो दरअसल है क्या, सिप्ला का बिजनेस खरीदने के लिए दो नाम आए थे सामने, एक कैडिला और एक टोरेंट। तो इन दोनों में से कोई भी अब तक वो नहीं बोला गया है, कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, बट ये है कि इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है। कौन एक्वायर करता है, किस कंडीशन में एक्वायर करता है, कितना भाव देता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक कोई कंडीशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, कैडिला भी अच्छी है, टोरेंट भी अच्छी है और सिप्ला भी अच्छी है। इनफैक्ट तीनों अपने अपने स्पेस की लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं और तीनों को अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड भी कर सकते हो। फार्मा लार्ज लॉन्ग टर्म में सोफा उसने पैसा बना के नहीं दिया है, बट आई बिलीव कि अगला शायद एक डिकेड फार्मा का हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फार्मा में। ओके, सेरा एंड वोल्टैम बोथ आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अनिल जी, आप अगर चाहो तो दोनों बने रह सकते हो। अब वोल्टैम भी ट्रांसफार्मर स्पेस की बड़ा प्लेयर है, मल्टीनेशनल प्लेयर है, और सेरा तो है ही सबसे बड़ी सैनिटरी कंपनी। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि वो गुजरात गैस ने प्राइसेस बढ़ाए थे, तो इनके वहाँ पर थोड़े प्लांट्स हैं, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अदरवाइज सेरा एंड वोल्टैम दोनों आर, इक्विटी भी छोटी है, एफ&ओ में है नहीं, आराम से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 110 शेयर EMIL के आईपीओ प्राइस पर एंड 35 शेयर ऑफ पारस डिफेंस आईपीओ प्राइस पर। तो मेरे ख्याल से सचिन जी, आईपीओ प्राइस से अगर आपने पारस लिया होगा तो आपने 1200 रुपये का दाम भी देखा होगा, उसके बाद वो नीचे आया, तो आपने वहाँ नहीं एग्जिट किया, उसके बाद आप ये दाम देख रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल तो आपको ऊपर कहीं मिले तो निकल जाना, वन पारस में स्पेशली। एंड EMIL केस में सर लास्ट क्वार्टर के नंबर तो अच्छे थे और अपना हाई भी उसने नया काट लिया। एक ही फ्लॉ था उसमें, वो प्रमोटर को होल्डिंग बेचनी थी अपनी 2-2.5%, वो पिछले अभी इस क्वार्टर के अंदर बिक गई है, तो उसका भी अब कंसर्न खत्म हो गया है। सो आई डाउट कि कोई ऐसा रिस्क है वहाँ पर EMIL में भी आप, लेकिन वहाँ पर भी सेफर साइड रहने के लिए बाजार की तेज़ी में थोड़ा कैपिटल निकाल लेने को बुराई नहीं है, तो थोड़ा कैपिटल वहाँ भी निकाल लेना और अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, दोनों में कोई बुराई नहीं है। EMIL इज़ बेटर कंपेरेटिवली पारस एंड EMIL क्या। ओके, IRFC को क्या करें सर? मेरे हिसाब से तो कैपिटल निकाल लें वन,
और अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही हो आप तो पूरा ही निकल जाओ 2, क्योंकि ये बहुत बड़ी तेज़ी रेलवेज़ PSUs देख रहे हैं। मतलब वो आज एक मैंने छोटा सा पीस किया था KIOCL, MMTC, STC, ITI, इन सब शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी चल रही है, रोज़ रोज़ तेज़ी आ रही है। इसकी तेज़ी की बहुत ही छोटी सी वजह है, 100 शेयर बाजार में है, 99 सरकार के पास है, 1 शेयर पब्लिक के पास है, उस 1 शेयर में ही बाइंग हो रही है। वो बाइंग तो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन वो सेलिंग होने का नंबर आएगा तो क्यों कौन खरीदेगा? वो पब्लिक खरीदेगी, और कौन बेचेगा? जो शेयर चल रहे हैं, चला रहा है या चल रहे हैं, वो लोग बेचेंगे। सो कब आएगी सेलिंग? तब आएगी जब इसमें बहुत अच्छी खबरें आएंगी, कोई माइन मिल गई या कोई XYZ खबर, जो भी आए, या कोई OFS। सो बेटर यही है कि आप ऐसी कंपनियों को अवॉइड ही करिए जहाँ लो फ्लोट है, और इतना लो फ्लोट है कि आपको कोई भी रिग कर सकता है ईजिली, तो वो स्टॉक में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। सो अवॉइड दो स्टॉक्स, और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनको आप देखिए। तो लाइकवाइज PFCUs और डिफेंस, रेलवेज बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है, तो यहाँ का अपसाइड लिमिटेड हो गया है, डाउन साइड बड़ा हो गया है, फंसने के चांसेस बहुत हैं। एक इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ आपको कि मैंने अपनी पूरी स्पैन में, पूरी लाइफ में फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर को 65 के मल्टीपल पर नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा कोई बिजनेस में चेंज नहीं आया, आज भी वही 150 करोड़ का मुनाफा है, बट ठीक है, भावनाएं बदल गई। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई कि 16,000 करोड़ रुपए का SIP आ ही रहा है, तो फंड मैनेजर का पैसा ही पैसा है, कहाँ लगाएं? कहीं ना कहीं तो लगाना ही है, तो महंगी चीज़ और महंगी हुई जा रही है, इसीलिए थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लेना बाजार में। ओके, कुछ जरा यूट्यूब के सवाल भी ले लेता हूँ, कहाँ गया? हाँ, किधर गया, ये रहा। JFSL के रिजल्ट्स के बारे में बताओ जी सर जी, कैसे रहे, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आई डाउट शिवांग सर, एक क्वार्टर के नंबर में आप कैसे बता दोगे? आपसे मैं खुद ही कहता हूँ कि 1 साल के जब तक नंबर ना आए सिचुएशन क्लियर नहीं होती। आप समझो ना, 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और शायद 300 या 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, तो उसमें भी 200-250 करोड़ के तो वो आया इनको कहीं से इनकम है, अदर इनकम है, ट्रेजरी इनकम है, कोई सी इनकम है। सो अभी अवॉइड ही करो सर, थोड़ा सा बिजनेस संभलने दो, 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर बाद कहीं भागा नहीं जा रहा है, और 200-400 रुपये महंगा भी हो जाएगा तो भी आपको एटलीस्ट स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप ऐसे समझो, आज 250 रुपये दाम है जियो फाइनेंशियल का, और आज उसकी मार्केट कैप करीब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर वो यहाँ से डबल हो गया, से 500 रुपये हो गया, तो आपके जो मार्केट कैप बैठेगी वो करीब 4 लाख करोड़ बैठेगी, यानी 4 लाख करोड़ में वो एशियन पेंट से भी महंगा हो जाएगा या टाइटन से भी महंगा हो जाएगा। इतना ईजी नहीं है ये चीज़ होना। सो इतने बड़े फ्लोट के साथ चलना स्टॉक को आसान नहीं। 676 करोड़ शेयर हैं जो कि रिलायंस के साथ इसको इनहेरिट हुए हैं। सो थोड़ा पेशेंस रखियो, 2-3 क्वार्टर के नंबर देखो फिर कॉल लेना, ज़्यादा बेटर है। KEC होल्ड और एलिकॉन भी होल्ड। शशांक सर, दोनों कंपनियां बहुत बढ़िया हैं, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। बॉट विप्रो एंड देन स्टार्ट एवरेजिंग, नाउ विप्रो 480 शेयर एट 480। सर वेट करो अभी तो, और क्या करोगे? लेकिन ये ऐसे फॉलिंग नंबर पे एवरेज नहीं होता अनटिल अनलेस आप लॉन्ग टर्म हो, और सिर्फ इसलिए कि इसका छोटा डिनोमिनेटर आप एवरेज किए जा रहे हो। दो ये वैल्यू वाइज साउंड है, 19 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, 17, 18, 19 के मल्टीपल पर, तो वैल्यू वाइज तो ये सही है। लेकिन इसमें कुछ भी आ जाए, खराब से खराब नंबर आ जाएंगे तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा नहीं, तो आपको खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पाने के लिए अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। बट बड़ा चला है इसलिए चाल थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन बहुत गिरने की गुंजाइश कम ही रखना आप इसमें। मयंक सर देखो, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। उनका सवाल यही है क्या इंडस्ट्री वेटरन के या बड़े फंड मैनेजर के शेयर लेने चाहिए? तो मैं बैक टू डिफर हूँ। आप एंट्री तो कर लोगे, चक्रव्यूह है, सब जानते हैं, घुसना निकलना जानते हैं सिर्फ 4 लोग, जैसे महाभारत में था। तो ऐसे ही सिचुएशन आपकी ना हो जाए कि आप घुस तो गए लेकिन निकल नहीं पाए और अंदर ही मारे गए। तो इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ आपको। आप ऐसा कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स हैं, से HDFC बैंक के या से कोटक के, किसी का भी फंड है, तो XYZ फंड की बेस्ट होल्डिंग उठा लो, जो सबसे बड़ी होल्डिंग वो लेकर रख रहे हैं या उन्होंने ले रखी है, उसको डायरेक्टली ले लो। टॉप 5 होल्डिंग उनकी खरीद लो आप डायरेक्टली इक्विटी के थ्रू, क्योंकि वो अपनी 5 होल्डिंग रख सकते हैं बेस्ट, तो आप भी रख सकते हो ना। और जहाँ वो अपनी होल्डिंग राइट साइज करें वैसे वैसे आप करो। तो फंड मैनेजर्स को रेप्लिकेट करो इंस्टेड ऑफ एक पर्टिकुलर बड़े निवेशक को, क्योंकि बड़ा निवेशक एंटर करता है और साथ साथ हो सकता है कि वो बेच भी जाए। आपको एंटर तो पता चल जाता है, लेकिन किसी फंड को ट्रिम करते करते स्टेक 1% के नीचे ले आएगा, फिर वो एक्सचेंज पे आना बंद हो जाएगा, रिपोर्ट होना बंद हो जाएगा। जैसे रिपोर्ट होना बंद हुआ, पूरा निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैं जानता हूँ जिनमें बड़े बड़े निवेशक 1% से नीचे होल्डिंग रखते हैं, जो दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो 1% से नीचे हैं। तो यहाँ बहुत
कैच है इस चीज़ का, तो उसका ध्यान रखना। इसलिए उनको देख कर एंटर करने का कोई लॉजिक नहीं है। इंस्टेड ऑफ फंड मैनेजर्स को रेप्लिकेट कर दो और उनके फंड को देख देख के चीज़ें लो, वो फिर भी आपको सोल्यूशन ज़्यादा बेटर देगा। लार्ज कैप की 5 होल्डिंग ले लो, मिड कैप की 5 होल्डिंग ले लो, स्मॉल कैप की 5 होल्डिंग ले लो, उनका फंड अच्छा करेगा तो आपकी होल्डिंग अच्छी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या एवरेज निकाल लो 5 होल्डिंग्स का, उसमें एंटर कर जाओ। थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। इंडियन होटल एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में और अपसाइड चांस है बीना मैम? इंडियन मतलब चले तो दोनों ही बेतहाशा हैं, बट गोदरेज प्रॉपर्टी आई थिंक कि थोड़ा और चल सकता है क्योंकि ऊपर से बहुत टूटा है। इंडियन होटल ऑलरेडी अपने हाइस पर है। सो आपको अगर पैसा बन रहा है तो आप ये कर सकते हो क्योंकि दोनों कंपनियां क्वालिटी हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी भी और इंडियन होटल भी। तो आप हाफ एंड हाफ बेच दो या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेच दो और बाकी पोजीशन के साथ बने रहो। धीरे 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 जो सिचुएशन बनती रहे अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कॉल लेते रहो। लेकिन सो फार यही मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप निकलते रहो ऊपर के लेवल पे ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट होता रहे। राइट टाइम टू रिडीम माई प्रॉफिट्स फ्रॉम मिड कैप फंड आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड फॉर लास्ट 3+ ईयर्स। हैंड पिंक वेविंग, मैं आगे नहीं समझ पाया। लेकिन रुद्राक्ष साहब, अगर आपने म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3 ही साल के लिए इन्वेस्ट किया है और आपके 3 साल पूरे हो गए हैं तो आप ज़रूर थोड़ा सा निकाल सकते हो, थोड़ा सा, पूरा नहीं, हाफ या क्वार्टर। लेकिन अगर आपने 3 साल के लिए नहीं 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 3 साल को मत देखो, फिर 20 साल को देखो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप गोवा के लिए निकले और मतलब शहर के बाहर के जाम को देख के वापस यूटर्न ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में मत पड़ो। बेटर यही है कि आप अगर 20 साल का होराइजन लेके चल रहे हो या कोई गोल लेके चल रहे हो, जिस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो SIPs के थ्रू, तो उस गोल का फॉलो करो। अदरवाइज एक तरीका यही है कि आप थोड़ा थोड़ा जो कैपिटल है, अगर छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टेड हो 3 साल 4 साल 5 साल वाला, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, थोड़ा, सारा नहीं, थोड़ा, और 30% 20% निकाल के वापस वेट कर लो और SIP कंटिन्यू रखो। जहाँ किसी फाइन डे एक बड़ा झटका बाजार दे दे किसी बुरे दौर में, तो एक 20% का 5%, फिर 5%, फिर 5%, 5% बल्क में डाल देना। तो ये एक तरीका फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोनों गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका होराइजन कितना लंबा था, क्या गोल आपने रखा था और कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और दूसरी तरफ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा बना लिया है शॉर्ट टर्म में, बट स्टिल अकॉर्डिंगली आप दोनों को देख के कॉल लेना। ओके, पेपर स्टॉक्स में आम तौर पे मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को ही ट्रैक करना। और दीपक नाइट्राइट और बालाजी अमाइन में दीपक नाइट्राइट इज़ इन अ बेटर सिचुएशन जिसको आप एंटर कर सकते हो। चले, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप मेरे साथ CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं। और मेरा सोशल हैंडल मतलब डिजिटल हैंडल @सुमित रिसर्च है, आप मेरे साथ वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।